मेरा पीडीएफ डाल देना। हेलो मैम आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, आपकी आवाज वॉइस क्लियर है। ठीक है, बस थोड़ा सा पीडीएफ ले आऊं फोन पे, उसके बाद स्टार्ट कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे खोल लेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी कि मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई, 15 मिनट लेट हूँ मैं। एक्चुअली मेरा नेट बहुत स्लो था, तो इस वजह से। खैर देखो, आज मेरे पास पीडीएफ है। पिछली क्लास में मेरे पास स्टडी मटेरियल का पीडीएफ नहीं था, तो मैंने आपको बस सिलेबस शेयर किया था और कुछ नोट्स था वो मैंने शेयर किया था, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था मैंने कि आप लोग मुझे मतलब मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ग्रुप क्रिएट कर लूंगी और उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगी। तो पता नहीं उस दिन तो किसी बच्चे ने मुझे कोई मैसेज ही नहीं किया था। अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं फिर से उसमें चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगी, मुझे हाय भेजना, मैं ग्रुप क्रिएट करूंगी और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो भी ये पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर लूंगी ताकि आप लोग आसानी से पढ़े। देखिए, आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको 2 यूनिट पढ़ना है इसमें, और अभी हमारा पहला यूनिट है ये। पहला यूनिट का ही कुछ नोट्स मैंने आपसे शेयर किया था। तो पहले यूनिट का ये पहला चैप्टर है आपका कार्यालय हिंदी, ठीक है ना। और जो पहला यूनिट है वो लेखन दक्षता के विकास पे है, जिसका पहला चैप्टर है कार्यालय हिंदी। इसके बारे में मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, कार्यालय हिंदी का जो अभिप्राय है उस हिंदी से है जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है। ये कार्यालय हिंदी से ही ये जो शब्द है, इसी से आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि हम हिंदी भाषा के उस रूप की बात कर रहे हैं जो कार्यालय के या प्रशासनिक कामकाज के दौरान में जिसका उपयोग किया जाता है। जिस हिंदी भाषा का प्रयोग कार्यालय प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है उसको कार्यालय हिंदी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी से बिल्कुल भिन्न होती है। अब सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी क्या है? जो हम बोलचाल की जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो सामान्य हिंदी है, क्योंकि उसमें एक तरीके से हम खिचड़ी की तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साहित्यिक हिंदी वो बिल्कुल अलग है, और जो व्यावसायिक हिंदी है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इन तीनों से बिल्कुल अलग होती है कार्यालय हिंदी। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है स्वाभाविक तौर पर उस समाज के लोगों के साथ संवाद करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। हम एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, बिना भाषा के हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये अगर आपने संप्रेषण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, या 12th में भी है ये संप्रेषण और संवाद, इसमें आपने ये चीजें सीखी होंगी कि भाषा की जरूरत क्यों होती है।
संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम होने के कारण भाषाओं में परस्पर समन्वय और विषय के अनुरूप परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है ना? मतलब भाषा अपने एक ही रूप में नहीं रहती है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है अपने विषय के अनुसार। और वैसे भी भाषाएं एक जैसी नहीं रहती, वो निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। ठीक है? कभी किसी एक भाषा में अनेक नए शब्दों से उसका विस्तार होता है, तो कभी उस भाषा के अनेक शब्द प्रचलन में न रहने के कारण उस भाषा से बाहर हो जाते हैं। कभी किसी एक नए विषय के आगमन से उस विषय से संबद्ध नए शब्दों की स्वीकार्यता भाषा को विकास देती है। तो यानी जो शब्दों की भूमिका है भाषा में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शब्दों की वजह से ही, मतलब नए शब्दों की वजह से ही भाषा का निरंतर जो है वो परिवर्तन भाषा में होता रहता है। और इस तरह भाषा निरंतर यात्रा करती है। ठीक है ना? और जो भाषा निरंतर यात्रा करती है वही भाषा जो है जीवित रहती है। यानी उसी भाषा का लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, या ऐसे समझ सकते हो कि जिस भाषा का ज्यादा प्रयोग होता है वही भाषा जो है अ, निरंतर यात्रा करती है या वो जीवित रहती है। और ये यात्रा ही भाषा में परिवर्तन के कारण और उसके महत्व को भी बढ़ाती है। ये जो भाषा की यात्रा है यही उसके परिवर्तन का कारण है और यही उसके महत्व का भी कारण है। भाषा के संबंध में कहा जाता है कि हर कोष पे नहीं होगा, 4 कोष पर पानी और वाणी अर्थात वाणी में बदलाव आता है। 4 कोष का मतलब हर 4 कदम पे या हर 4 कोस का मतलब दूरी होता है। ठीक है? तो कुछ दूरी पे ही पानी और वाणी ये दोनों बदल जाता है। और भारत जैसे जहाँ विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लोग निरंतर यात्राएं करते हैं, वहाँ एक क्षेत्र की भाषा का दूसरे क्षेत्र के साथ संपर्क और संवाद के कारण ही हो रहता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई केरल से होगा, कोई तमिल से होगा, ठीक है ना, कोई चेन्नई से होगा। तो आप जब अगर उनसे बातचीत करते होंगे तो बहुत सारे शब्दों का भी आदान प्रदान आप करते होंगे, समझते होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक भाषा में कई नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं और भाषा का रूप जो है वो बदलता चला जाता है। ठीक है? इन सभी आयामों के संदर्भ में भाषा की जो है विशिष्ट भूमिका होती है। और इन आयामों से आबद्ध होकर ही मनुष्य समाज की संस्कृति में भिन्नता के बावजूद एक समानता भी मिलती है। और इस तरह से देखा जाए तो भाषा की समाज के लिए विशिष्ट भूमिका आरंभ से ही है। ठीक है ना? जब से मनुष्य है इस धरती पे तब से लेके भाषा की जो भूमिका है मानव समाज में वो बहुत ही विशिष्ट है और हमेशा विशिष्ट रहेगी। अब जहाँ तक भारत जैसे राष्ट्र की बात की जाए तो ये निश्चित है कि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदी भाषा को जानता है और बोलता है। ठीक है? भारत में हिंदी भाषा लोग ज्यादा समझते हैं, ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा उसको जानते भी हैं। तो संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को ही भारत की भाषा स्वीकार किया जाता है। संपर्क का मतलब कनेक्ट होने के लिए भी यहाँ पर हिंदी भाषा को ही स्वीकार किया जाता है। वैदिक कालीन संस्कृत से निकली भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक निकट संबद्धता हिंदी के साथ है। ठीक है ना? जो वैदिक कालीन संस्कृत से जो भाषा निकली है उसकी सबसे ज्यादा जो निकटता है वो हिंदी के साथ ही है। जिस तरह से संस्कृत भाषा वैदिक काल से निरंतर परिवर्तित होते हुए भी आधुनिक युग में अपना स्वरूप बिल्कुल बदल चुकी है, उसी तरह हिंदी के उदय के साथ वर्षों की यात्रा के उपरांत हिंदी विभिन्न अनुशासनों की सहचरी की भूमिका निभाते हुए निरंतर विकसित होती रही है और होती रहेगी।
और उसका स्वरूप किसी एक अनुशासन में कुछ और होता है और किसी एक अनुशासन में कुछ और। वर्तमान समय में हिंदी समाज के समक्ष जिस रूप में है उसके अनेक स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी भी कह सकते हैं, यानी उद्देश्य के अनुसार, जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा अपना रूप बदलती है। जो इस प्रकार है, पहला है साहित्यिक हिंदी, उसके बाद है सामान्य जन हिंदी, फिर है कार्यालय हिंदी और व्यवसायिक हिंदी। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पे साहित्यिक हिंदी से अभिप्राय साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रयोग में ली जाने वाली सृजनात्मक भाषा से होती है। साहित्यिक हिंदी का, जब हम साहित्यिक हिंदी की बात करें तो वो जो है उसमें सृजनात्मक भाषा से होती है। ठीक है ना, जिस भाषा में हम कोई रचना करते हैं उसको सृजनात्मक, सृजन का मतलब ही होता है रचना करना, जिसमें बिंब, प्रतीक, लक्षणात्मक और व्यंजनात्मक प्रयोग, अलंकारिकता आदि शिल्प के अनेक पक्ष समाहित होते हैं। इस हिंदी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है ना, प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सामने से और अप्रत्यक्ष बिल्कुल मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, और वही सामान्य जन हिंदी जो भाषा है वो अनौपचारिकता से युक्त होती है, यानी इनफॉर्मल होती है। जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो बिल्कुल इनफॉर्मल होती है। ये मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो और इसके अंतर्गत भाषिक संरचना के नियमों से कुछ छूट मिल जाती है। जो मेन छूट मिलती है वो होता है व्याकरण के नियमों का पालन करना कोई जरूरी नहीं होता है। क्योंकि जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, सामान्य जन की जो भाषा होती है, उसमें हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी बात सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सामान्य हिंदी। उसके बाद व्याकरण के नियमों से भी युक्त होकर उससे मुक्त रहती है, क्योंकि इसमें इस हिंदी का प्रयोग करने वाला सामाजिक हिंदी के ग्राम, उद्देश्य तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग भी सहज रूप से कर सकता है। और वैसे तो कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग किसी भी कार्यालय के दैनिक काम काज में प्रयोग में लिया जाता है। जो हमको मेन पढ़ना है, हमारा सिलेबस है वो कार्यालय हिंदी। तो इसका ये वो हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालय के दैनिक काम काज, दैनिक का मतलब जो डेली, डे टू डे में जो काम काज होता है उसके लिए किया जाता है। लेकिन व्यवसायिक कार्यालय हिंदी, कार्यालय की हिंदी से इससे भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए कार्यालय हिंदी को वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों में व्यवहार में ली जाने वाली हिंदी के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग जो है अधिक होता है। और वही व्यावसायिक हिंदी से अभिप्राय है औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ली जाने वाली हिंदी से। इसके अंतर्गत वाणिज्य, पर्यटन, संस्कृति, जनसंचार आदि क्षेत्र सम्मिलित है। इस पाठ का मूल उद्देश्य कार्यालय हिंदी का अध्ययन करना है, इसलिए उस पर विस्तार से चर्चा जो है वो अपेक्षित है। ठीक है, चलिए हम अब लैपटॉप से कनेक्ट हो गए। अब मैं आपको लैपटॉप से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चैट बॉक्स में भी मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, और आप लोग को भी कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो। पिछली बार कोई क्वेरी नहीं था तुम लोगों का और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला था, तो प्लीज अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन तैयार रखो, ताकि जो लास्ट का हमारा होगा 5 मिनट जिसमें मैं अपना नंबर दूंगी और आपका जो क्वेश्चन होगा वो
क्वेश्चन भी उसका रिप्लाई भी दे दूंगी। ठीक है, तो व्यवसायिक हिंदी कार्यालय हिंदी से बिल्कुल अलग होती है। और अब सामान्य तौर पर विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने वाले लोग जो हिंदी में इस कार्यालय का कार्य करते तो उसे कार्यालय हिंदी कहा जाना चाहिए, किंतु यहाँ कार्यालय हिंदी का अभिप्राय वह नहीं है। कार्यालय हिंदी सरकारी कार्यालयों और उससे संबद्ध प्रतिष्ठानों में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी है। इसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राजकाज की भाषा होने के कारण इसे राजभाषा शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो अब आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ कि कार्यालय हिंदी को हम राजभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, और राजभाषा का मतलब ये होगा कि जिस भाषा में किसी राज्य का कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो क्योंकि भारत में हिंदी में ही जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, इसलिए हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में प्रचलित है। और प्रत्येक कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रचलन और प्रयोग के प्रचलन और प्रयोग की दृष्टि से कार्यालय हिंदी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रयुक्त भाषा से लिया जाता है और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के सभी कार्यालय सरकारी कार्यालयों में परिणित होते हैं और उन्हें प्रयोग में ली जाने वाली कामकाजी हिंदी को ही कार्यालय हिंदी कहा जाता है। तो देखो, जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि आपको आपको दिमाग में, अपने दिमाग में क्या रखना है, कार्यालय हिंदी क्या है। सिंपल सा अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ये बताना कि जिस भाषा में कार्यालय में जिस भाषा में काम होता है उसको कार्यालय। और कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप क्वेरी भी लिखिए। क्या है? तो अब संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कार्यालय हिंदी को समझने के लिए संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को जानना आवश्यक है। प्रावधान का मतलब होता है कि राजभाषा संबंधी जो भी नियम बनाए गए हैं उनको जानना आवश्यक है। अब अगर कार्यालय हिंदी पे क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपल पहले आपको बताना है कि कार्यालय हिंदी कहते किसको है। फिर आपको ये भी बताना है कि कार्यालय हिंदी को ही राजभाषा हिंदी भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको जरूर से बताना है, यानी यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो इससे जो संबंधित जो प्रावधान है, जो नियम है, ये बताना बहुत जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के स्वाभिमान और उसकी गरिमा के अनुकूल हिंदी को 14 सितंबर 1949 का मतलब 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और उसी दौरान संविधान में ये प्रावधान भी सम्मिलित कर दिया गया कि अंग्रेजी
कि 15 वर्षों तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। ठीक है, लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमतियों के कारण संवैधानिक रूप में हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है। तो जो प्रावधान बना वो क्या बना, 14 सितंबर 1949 को 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार तो कर लिया गया, और साथ में ये भी डिसाइड हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी 15 वर्षों तक हिंदी की राज सहभाषा के रूप में काम करती रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ 15 वर्ष के लिए इसको डिसाइड किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी जो है ज्यादातर जो कामकाज है वो अंग्रेजी में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा डिस्प्यूट रहा है हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के, कि जिसकी वजह से अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है। आगे इसमें जो है कि वो भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 343 से 351 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो देखो, आप जब आंसर लिखोगे ना, कम से कम ये सारा नंबर जो, जैसे आप अनुच्छेद लिख रहे हो तो ये अनुच्छेद का ये जो नंबर दिया ना, ये सब गलत मत लिखिएगा। ये नहीं कि आप लोग ये सोचते हो कि कॉपी को भर देना है, कॉपी को भर देना है, ये जो जुमला है या ये जो सोच है अब ये पुरानी हो गई है। ऐसा नहीं होता है कि आप कॉपी भर देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप लोग और क्या करते हैं कि 3 कॉपी 4 कॉपी इस तरीके से ले ले करके उसको भरते जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। आंसर लिखो, छोटा आंसर लिखो चलेगा, लेकिन आंसर कम से कम वो आंसर आपका ऐसा हो कि ये समझ में आए कि भाई आपने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो है, समझा तो है। तो उस तरीके से लिखिएगा। आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कहानी बना दी है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और अभी जब मैं ग्रुप को क्रिएट करूंगी तो उस ग्रुप में अ, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग इसको भी आराम से पढ़िएगा, क्योंकि पिछली क्लास में तो मैंने दिया नहीं था। अब हमारी अगली क्लास फिर होगी शनिवार को ही, अ, शायद शनिवार, हाँ 30 तारीख को शनिवार ही है। तो उस दिन होगी, पूरा 1 हफ्ते का समय है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन वगैरह हो वो पूछिएगा। मैं आती हूँ चैट बॉक्स में। देखती हूँ आपका कोई क्वेरी है कि नहीं। क्योंकि मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। तो कैन यू प्लीज सेंड अगेन। ठीक है, क्वेरी तो आपकी कोई नहीं है। ठीक है, मैं अपना आपको नंबर दे रही हूँ आप लोगों को, 9650248536।
टाइप नहीं हो रहा हमें। देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मुझे हाय भेजिए तो मैं ग्रुप क्रिएट करूंगी, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। पीडीएफ कहाँ गया? मैम नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। 9650248536। मैंने भेजा भी है, चैट बॉक्स में देख लो। चलिए अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे। ये जो हमारा पॉइंट था, अगला है अनुच्छेद 343 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि संघ की जो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। सबसे पहली बात कि उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। अब देवनागरी लिपि आपको पता ही होगा क्या है, वो तो बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यानी जो नंबर हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, वो जो है अपने अंग्रेजी फॉर्म में होगा, वो हिंदी फॉर्म में नहीं होगा। तो ये दो चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप ये आंसर में लिख सकते हो। पहला क्या होगा? जो पहला नियम है, जो अनुच्छेद 343 है, उसमें पहला नियम क्या लिखता है कि जो राजभाषा हिंदी की लिपि है वो देवनागरी होगी, और उसमें जो अंक लिखे जाएंगे वो अपने अंतरराष्ट्रीय रूप में होगा, यानी वो अंग्रेजी में जैसे 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं वैसे होगा। दूसरा नियम क्या है कि किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जो दूसरा नियम बनाया गया वो ये बनाया गया कि संविधान के प्रारंभ से यानी शुरू से 15 वर्ष की अवधि तक, 15 वर्ष मतलब 15 साल तक, अवधि का मतलब होता है समय, जो जितने भी शासकीय प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब यहाँ होता है उद्देश्य, के लिए जो कामकाज होगा वो उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, और जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। ये नियम क्यों बनाया गया था? ये नियम बनाने के पीछे कारण ये था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो जो भी काम काज होते थे वो सब अंग्रेजी में ही होते थे। अब उसको एकदम से हिंदी में लाना बहुत मुश्किल था, और देख लो कि ये आज तक वो मुश्किल आज तक बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उस मुश्किल का कोई समाधान हो गया। आज भी हिंदी में काम काज करना या सब कुछ हिंदी में प्रॉपर लिखना, तो काम काज की तो बात छोड़ो, जो हमारी बातचीत होती है वो प्रॉपर हिंदी में नहीं होती। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अगर मैं अपने एक सेंटेंस को ही लिखूं तो उसमें 10 शब्द, 12 शब्द जो है वो अंग्रेजी के होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव है हमारे ऊपर कि अंग्रेजी से हम छूट नहीं पाए, अंग्रेजी से हम अलग नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन इसीलिए ऐसा किया गया कि कामकाज में कोई व्यवधान ना हो, कामकाज होता रहे सही तरीके से, तो अंग्रेजी को 15 साल तक के लिए ये बनाया गया। लेकिन वो 15 साल आज तक पूरे नहीं हुए। आज भी इतना डिस्प्यूट है हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के कि ज्यादातर कामकाज जो होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं। तो पहला नियम आपको क्लियर है। दूसरा नियम, आपको पहला नियम क्या था कि देवनागरी लिपि में है, और जो अंकों का जो प्रयोग होता है वो उसका रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी में होगा।
1 2 3 4 5 अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। और फिर जो अगला पॉइंट है उसमें क्या है कि अंग्रेजी को 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान ठीक है ना, उस अवधि के दौरान जो है संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग जो है वो प्राधिकृत होगा। ठीक है, अंग्रेजी को तो 15 साल के लिए रखा ही गया, फिर और क्या किया गया, जो हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग भी चलेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग जो है वो होता रहा और ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग संबंधित कर सकेगी, ऐसी विधि भी निर्दिष्ट किए जाएं। अब ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको जो है कंफ्यूज करेंगे, तो आपको सीधा और सरल भाषा में जो मैंने आपको बताया वही आपको मोटी मोटी चीजें लिखनी है कि 343 के का जो प्रावधान है वो क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी जो है उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का जो रूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, ये 2 लाइन आपको अपने दिमाग में रखना है और उसी 2 लाइन को आपको लिख देना है। ठीक है, अब 344 इसका क्या है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यानी एक और नियम बनाया गया 344 में, एक ऐसा गठन बनाया जाएगा, एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि हिंदी में कामकाज किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको हिंदी भाषा में कामकाज को और अच्छा बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब चैट बॉक्स में आ रही हूँ मैं ताकि ये देखूं मैं कि कोई क्वेश्चन आपका है कि नहीं। नहीं, आपकी कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है ना, आपकी कोई क्वेरी नहीं है। चलिए, आप लोग हाय भेजिए, मैं ग्रुप बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो लिख के भेजो कि क्लास में तुम लोग हो या नहीं हो। यस और नो लिख के भेजिए। देखिए, जितना मैंने अभी आपको बताया है वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कार्यालय हिंदी को ही हम लोग राजभाषा हिंदी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद अपना जो कार्यालय हिंदी है उसी को हम राजभाषा भी कहते हैं। और उसके लिए दो अधिनियम बनाए गए, 343 और 344। ठीक है, 343 में आ, जो कहा गया वो ये कहा गया कि जो कार्यालय हिंदी है या जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी होगी, और जो अंक लिखे जाएंगे वो अंक जो है वो सारे अंग्रेजी के होंगे, अंतरराष्ट्रीय रूप में होंगे। ठीक है, अमोघ। और जो 344 में जो पीडीएफ में दिख रहा है, 344 में जो बनाया गया उसमें क्या नियम बनाया गया कि एक आयोग का गठन होगा। ठीक है, और वो आयोग का गठन, उसमें एक अध्यक्ष होगा जो ये देखेगा कि हिंदी भाषा में जो कामकाज हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। और आयोग का कर्तव्य क्या क्या होगा उसको आप यहाँ से देख सकते हो कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग। दूसरा, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों, अ, मतलब जितना भी काम है वो हिंदी भाषा में ही हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम से कम हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वहीं पर हो जहां वो बहुत जरूरी हो। तीसरा है अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर अगली बात क्या हुआ, क्या बनाया गया कि संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उसके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। ठीक है, तो ये जो कर्तव्य निर्धारित किए गए इन सभी कर्तव्यों का जो निचोड़ था वो क्या था, हिंदी भाषा को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उसमें काम काज को करना आसान बनाया गया। फिर खंड 2 के अधीन सभी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में और हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे, मतलब चुने जाएंगे। और समिति का कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशें की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दें। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये सेकंड चैप्टर आपका आता है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी जितना मैंने आपको बताया पहले उसको आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़े, अनुच्छेद 343 तक। ठीक है, 43 अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 को पहले अच्छे से आप समझ लो, पढ़ करके जितना मैंने बताया है उसको सुनो और फिर पढ़ो। उसके बाद मैं आपको ये अगली क्लास में ये अनुच्छेद 345 जिसमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में है ये बताऊंगी। ठीक है, तो देखूं मैं अपना चैट बॉक्स। ठीक है, 2-4 लोगों का तो आ गया है, मैं ग्रुप तो क्रिएट कर लूंगी और उसके बाद मैं डाल दूंगी आपको पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, ये आपने हाथ उठाया है,
हाँ, ठीक है, नहीं बताना, कोई क्वेरी नहीं है आपकी, चलिए कोई बात नहीं है, आपकी क्वेरी नहीं है तो। पर ये, अगर आपकी क्वेरी नहीं है इसका मतलब क्या समझेगा कोई, तो आपको सब समझ में आ रहा है? हुँ? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी आसानी से ये बात नहीं समझ में आएगी। ये कार्यालय हिंदी जो है, राजभाषा हिंदी, ये आप एक लाइन में तो ये कोई भी जनरल आदमी भी बता देगा कि राजभाषा हिंदी किसको कहते हैं या कार्यालय हिंदी किसको कहते हैं। लेकिन आप ये पढ़ रहे हो, इसका आंसर अगर आपको लिखना है, कार्यालय हिंदी के बारे में अगर आपको आंसर लिखना है, तो आप सिर्फ एक लाइन का आंसर तो नहीं लिखोगे। आपको पूरा उसमें बताना होगा कि क्या-क्या प्रावधान बनाए गए, क्या-क्या नियम बनाए गए, उन सबको लिखना होगा। उसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए आपको सुनना होगा, ढंग से सुनिए और ढंग से पढ़िए, तब आपको जाके बात समझ में आएगी। ठीक है? तो टाइम तो ओवर हो चुका है, मतलब 11 बज चुका है, कोई बात नहीं। जितना मैंने आज आपको बताया है, स्टार्टिंग से कार्यालय हिंदी और क्या है, उसको हम राजभाषा भी कहते हैं। सिंपल-सिंपल एक-एक लाइन में बता रही हूँ। और उसके बाद, उसके लिए जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, प्रावधान में 2 मैंने आपको समझाया है, 343 और 344। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब हम आएँगे 345 जो प्रावधान है उसके ऊपर, ठीक है? और ग्रुप क्रिएट करूँगी मैं, जिसके पास अगर पुराना क्वेश्चन पेपर हो, नहीं मेरे पास अगर होगा तो मैं भी उसको शेयर करूँगी। आप लोग उसको क्वेश्चन को भी डिस्कस किया करिए। और पीडीएफ दे रही हूँ तो आपका नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स आपके पास रहेगा तो आपको पता होगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। सिर्फ कॉपी लेने से और कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे हम लोग 30 तारीख को। और होली है तो इसलिए हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। ठीक है? थैंक यू। हैव अ गुड डे।